हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज हेबियस कॉर्पस। ठीक है, ये टर्म आपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुनी होगी, तो इसका आप मेरे को मीनिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम हेबियस कॉर्पस को देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस। इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट कुछ केसेस देखेंगे और ये कौन कौन से केसेस में इसको अलाउ किया जाता है और कौन कौन से केसेस में इसको रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है। तो आज हम बेसिकली इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। जनरल हम पहले मीनिंग देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेबियस कॉर्पस, है ना। जनरल मीनिंग ये होता है, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग और प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट, है ना। तो इसमें क्या होता है, हेबियस कॉर्पस की बेसिकली पेटिशन लगाई जाती है। इट कैन बी रेज्ड और इट कैन बी मेड बिफोर आइदर द सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, क्योंकि ये वायलेशन माना जाता है कि आप अगर किसी भी पर्सन को डिटेन करके रखते हैं विच इज़ अगेंस्ट his right to liberty and right to life which is recognized under article 21। बेसिकली इस पेटिशन के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। हाई कोर्ट को हम अप्रोच करते हैं अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट को हम करते हैं अंडर आर्टिकल 32, ताकि हम जिस भी उस पर्सन को कन्फाइन करके रख रखा है इलीगली उसको हम सेट फ्री कर सकें या उसको बेसिकली हम कोर्ट के सामने पेश करें। ठीक है, तो ये इसका जनरल मीनिंग होता है कि इट मीन्स टू ब्रिंग और प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं पर्पस क्या होता है। तो इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि अगर किसी भी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन करके रखा जाता है और उसको अनलॉफुली कन्फाइनमेंट करके रखा जाता है तो उस पर्सन को रिलीज करना, बिकॉज राइट टू लाइफ में आपका राइट टू फ्री मूवमेंट और राइट टू लिबर्टी भी आपका इंक्लूडेड होता है, जो हमारे आर्टिकल 21 के अंदर रिकॉग्नाइज होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया पॉइंट। फिर इसमें हम देखते हैं कि इसकी पेटिशन कौन कौन से लोग ऑथराइज्ड है फाइल करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम आता है कि जो भी पर्सन कन्फाइंड है, जिसको इलीगली डिटेन करके रखा है, उस पर्सन के पास में इस पेटिशन को फाइल करने का राइट होता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 ये हमारी एक प्रेरोगेटिव रिट मानी जाती है। जो हेबियस कॉर्पस की जो रिट होती है उसको प्रेरोगेटिव रिट बोला जाता है, क्योंकि क्या होता था कि इंग्लैंड में इट वाज एट द प्रेरोगेटिव ऑफ द किंग टू बेसिकली इशू सच रिट्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया कि अ पर्सन हु इज कन्फाइंड और डिटेन्ड इलीगली इज ऑथोराइज्ड टू फाइल सच पेटिशन। ठीक है, सेकंड इसमें पॉइंट आ जाता है कि पर्सन हु इज अवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ द केस। जो भी ऐसा पर्सन है जो बेसिकली उसको पता है कि किसी भी ऐसे पर्सन को इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है या अनलॉफुली कन्फाइन करके रखा हुआ है, देन सच पर्सन इज ऑल्सो ऑथराइज्ड टू मेक सच पेटिशन। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है अ पर्सन हु इज फैमिलियर विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। वो बेसिकली इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, इस पेटिशन को फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। ठीक है, तो ये हो गया, हमने देख लिया कि इसमें कौन कौन से पर्सन जो है आपकी इस पेटिशन को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं कि ये बेसिकली जो आपकी रिट होती है ये कौन कौन से केसेस में रिफ्यूज की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि व्हेन कोर्ट डजंट हैव टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ओवर द डिटेन्ड पर्सन। अगर मान लो आप जिस कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहे हैं या जिस लेट से आप जिस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहे हैं, अगर उस कोर्ट के पास उस पर्सन को या उस पर्सन की एप्लीकेशन को एंटरटेन करने की अथॉरिटी नहीं है, देन सच कोर्ट कैन नॉट बेसिकली एंटरटेन सच पेटिशन एंड इट मे बी रिफ्यूज्ड बाय दैट पर्टिकुलर कोर्ट। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है कि व्हेन द डिटेंशन ऑफ पर्सन कनेक्टेड विद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर उस पर्सन को अगर डिटेन करके रखा हुआ है, देन इन सच केसेस हम उन केसेस में जो कोर्ट है जिसके पास ये एप्लीकेशन या ऐसी पेटिशन लगाई जा रही है, वो बेसिकली ऐसी पेटिशंस को एंटरटेन करने से मना कर देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि अगर पर्सन जो डिटेन किया हुआ है उसको हमने फ्री कर दिया, तो इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी फ्री देन हम इस एप्लीकेशन को लगा ही नहीं सकते और वो ऑब्वियसली आपकी रिफ्यूज हो जाएगी ऑन दैट वेरी ग्राउंड। फोर्थ इसमें आ जाता है कि व्हेन दी कन्फाइनमेंट इज लेजिटिमाइज्ड। अब कन्फाइनमेंट इज लेजिटिमाइज्ड का ये मतलब होता है कि लेट्स से कि अगर कोई भी कन्फाइनमेंट किया गया है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और बाय एनी अदर इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, देन उन केसेस में अगर उनका कन्फाइनमेंट लीगल माना जाएगा तो उन केसेस में हम बता सकते हैं कि आपकी ये पेटिशन जो है रिफ्यूज हो जाएगी। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का कंसेप्ट हम आईपीसी में देखते हैं वो कहाँ पर डिफाइंड है और उसकी क्या पनिशमेंट प्रोवाइडेड है एज पर आईपीसी। ठीक है, अब इसमें फोर्थ पॉइंट आ जाता है, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि व्हेन द कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसमिसेस पेटिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेरिट। ठीक है, अब मेरिट का ये मतलब है कि अगर मान लो कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट को लगता है, ये लेट से हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि
इस पर्टिकुलर पेटिशन को डिसमिस किया जाना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेरिट, देन अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेटिशन आपकी वो पेटिशन जो है, आपने जो एप्लीकेशन लगाई है वो रिफ्यूज भी की जा सकती है ऑन दिस वेरी ग्राउंड। ठीक है, यहाँ तक सब आपको क्लियर है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन के ऊपर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लगता है। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल हम सेक्शन 11 में देखते हैं सीपीसी के अंदर। तो वहां पर हम यही देखते हैं कि अगर मान लो कोई भी पेटिशन कोर्ट के सामने लगाई जाती है एंड दैट particular application or suit is dismissed on merits, then हम वापस अगेन उसी सेम फैक्ट्स के ऊपर या उन्हीं सेम मटेरियल के ऊपर वापस सूट एंटरटेन नहीं कर सकते, वापस फ्रेश फाइल नहीं कर सकते कोई भी सूट को। सो बेसिकली इसमें इसका ये कहने का मतलब है कि क्या आपका डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में दे रखा है, क्या वो रिट्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसका आंसर है नो, है ना। क्यों इसका आंसर नो इसलिए है क्योंकि इसको एक तो फर्स्ट गुलाम सर्वर केस में भी बेसिकली बता रखा है, और इसका रीजनिंग ये मानी जाती है कि अगर किसी भी पर्सन को डिटेन करके हम रखते हैं तो इट इज़ जनरली कंसीडर टू बी अगेंस्ट हिज फ्री विल, और वो अपना एक फ्री मूवमेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता जब तक हम उसको उस एरिया में या उस पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ के अंदर डिटेन करके रखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर रिट, है ना। ये एक्सेप्शन आप जब सीपीसीएम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम ये बेसिकली एक्सेप्शन देखते हैं ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें ये बता रखा है कि अंडर आर्टिकल 32 सक्सेसिव पेटिशन फॉर द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी फाइल्ड इन द कोर्ट विद द फ्रेश ग्राउंड। जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि सक्सेसिव पेटिशन फाइल की जा सकती है हर एक नए ग्राउंड के ऊपर ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस। ठीक है, आया इस रिट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इस रिट को जब भी आप फाइल करेंगे या जो भी पर्सन इसको फाइल करेगा तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है। बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली एक कंसेप्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज को प्रूव करने का, इस एविडेंस को प्रूव करने का, इस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने का भार किसके होगा, उसको हम बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट हमको ये देखना है, इट लाइज ओवर द पर्सन और अथॉरिटी टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट डिटेंशन वाज ऑन लीगल ग्राउंड। ठीक है, तो ये बेसिकली उस अथॉरिटी के ऊपर होगा जिसने उसको डिटेन करके रखा है, और बताना पड़ेगा कि जो हमने डिटेंशन किया है वो लीगल ग्राउंड के ऊपर है। लेकिन इसमें दूसरा ये भी पॉइंट आता है कि लेकिन जो डेटिन्यू है, मतलब जिसको हमने डिटेन करके रखा है, वो ये बता दे कि इट वाज मैलिशियस एंड आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द अथॉरिटी। अगर वो जो पर्सन जिसको हमने डिटेन करके रखा है वही अगर ये बता दे कि जो भी उसका डिटेंशन हुआ है वो मैलिशियस है, मतलब विदाउट एन गुड फेथ है या विदाउट एनी गुड इंटेंशन है, और इट इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द अथॉरिटी, देन बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ उन केसेस में उस पर्सन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जिसको हमने डिटेन करके रखा है। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट ये आता है कि ये जो रिट होती है आपकी, ये अप्लाई होती है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन। और ये हम चीज़ देखते हैं कि जब हम आर्टिकल 20 एंड 21 का इंटरप्रिटेशन देखते हैं, और बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली ये पोजीशन थी, इसमें हम आगे एडीएम जबलपुर वाला केस भी देखेंगे, तो उसमें यही पोजीशन बताई गई थी कि ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आपका आर्टिकल 20 एंड 21 बेसिकली सस्पेंड हो सकता है। लेकिन आफ्टर द पासिंग ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 उसके बाद में बेसिकली पोजीशन आपकी ये हो गई है कि ये रिट आपकी अप्लाई होगी इवन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट केसेस जो भी इसमें हम देखते हैं। एक तो एडीएम जबलपुर वाला मैं आपको बता रहा था कि एडीएम जबलपुर वाला जो केस आता है वो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला वाला इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम हेबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जानते हैं। उसमें बेसिकली आपकी यही चीज़ बताई गई थी कि अगर किसी भी पर्सन को डिटेन किया जाता है, और वो जो केस है आपका वो स्पेसिफिकली इमरजेंसी के टाइम का बात करता है, जिस टाइम जब हमारे स्टेट में, जब हमारे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज थी, उस टाइम में बेसिकली ये चीज़ बताई थी कि स्टेट के पास में अनलिमिटेड पावर्स होती है कि वो किसी भी पर्सन के राइट्स को इन्फ्रिंज करके रख सकती है, और स्टेट के पास में बेसिकली प्रेफरेंस या प्रायोरिटी होती है टू सस्पेंड दी आर्टिकल 20 एंड 21। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया, उसके बाद में आर्टिकल 20 एंड 21 के बेसिस पर आप, अगर आपका वो आर्टिकल वायलेट होता है, देन यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो ये तो केस है। सेकंड है इसमें शीला भट्ट से वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला केस। इसमें बेसिकली आपकी ये चीज बताई गई थी कि अगर किसी भी डिटेन पर्सन जो है वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता तो उसके बिहाफ पर कोई अदर पर्सन भी आपकी वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो बेसिकली जो हम प्रिंसिपल देखते हैं लोकस स्टैंडाई वाला कि ओनली द पर्सन ऑथोराइज्ड कैन बेसिकली फाइल द एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट, वो उस प्रिंसिपल को यहाँ पर कोर्ट ने रिलैक्स कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया।
ठीक है। सो अब इसमें आगे ये भी पॉइंट देखते हैं कि ये जो आपकी रिट है वो एक्स डेबिटो जस्टिस के ऊपर बेस्ड है, मतलब टू डू कंप्लीट जस्टिस। और अगर किसी भी पर्सन को इलीगली डिटेन करके रखा जाता है तो उसको, उस पर्सन को फ्री करने के लिए इस प्रिंसिपल को भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि सीआरपीसी में कौन सा रिलेटेड प्रोविजंस है जो हमारे हेबियस कॉर्पस रिट से या मिनी जिसको हम बोलते हैं कन्फाइनमेंट से रिलेटेड है। वो कौन सा सेक्शन है जहां पर अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि अगर कोई भी पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड है उसको सेट फ्री करने का ऑर्डर दिया जा सकता है, और कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। ठीक है, फिर इसमें हम आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने बेसिकली अपने अलग अलग जजमेंट्स में इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी एम्फेसिस कर रखा है कि जो भी स्ट्रिक्ट रूल ऑफ प्लीडिंग्स होते हैं, जैसे हम जब भी सीपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर प्रोसीजर के ऊपर बहुत एम्फेसिस किया जाता है। तो लेकिन जब हम इस रिट को स्टडी करते हैं, इस रिट को समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बेसिकली इन रूल्स को इतना लिबरल कर दिया है कि अगर आप जो भी अपनी प्लीडिंग फाइल करते हैं वो अगर स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं भी कर पाते, देन also you are entitled to be heard on the basis of this writ of habeas corpus. ठीक है, so further Supreme Court and High Courts have never insisted on a strict rule of pleadings and have never refused to grant relief to applicant merely on the ground of imperfect pleading. अगर आपकी pleading imperfect भी है then also on such basis आपकी जो ये writ है उसको dismiss नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसमें lastly हम ये रिसेंटली केस देखते हैं जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पास किया था, दैट इज वी सेंथिल बालाजी वर्सेस द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डेप्यूटी डायरेक्टर एंड अदर्स। तो इसमें बेसिकली ये बोला था कि जो हेबियस कॉर्पस की रिट होती है वो आपकी मेंटेनेबल नहीं होगी व्हेन अदर स्टैट्यूटरी रेमेडीज आर अवेलेबल। अगर मान लो दूसरी स्टैट्यूटरी रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है, देन इन दोज केसेस यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा जनरल एक शॉर्ट में डिस्कशन था जिसमें आपको, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इंपॉर्टेंट केसेस हमने देख लिए, कौन कौन से पर्सन इसमें आपकी सूट फाइल कर सकते हैं या इस रिट को बेसिकली लगा सकते हैं, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है और इसका जनरल मीनिंग क्या होता है। अच्छा, अब मेरे को कमेंट बॉक्स में ये चीज़ भी लिख के बताना कि क्या इस रिट के बेसिस पर या क्या पार्लियामेंट के पास ऐसी कुछ पावर है क्या कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जो दूसरे कोर्ट्स है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है या जो अदर ट्राइब्यूनल्स है, क्या उनको ये पावर दी जा सकती है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 32 कि वो इन रिट्स को एंटरटेन करें, है ना। सो आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो यहीं पर हमारा ये वीडियो एंड होता है। ओके, थैंक यू।